बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज के टॉपिक में डेवलपमेंटल पैटर्न्स इन एनिमल्स को स्टडी करेंगे। कौन कौन से डेवलपमेंटल पैटर्न्स एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डोंट फॉरगेट टू ग्रैब योर नोटबुक्स एंड पेन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट कि क्या है डेवलपमेंटल पैटर्न्स एनिमल्स के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कब होती है। द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इज ट्राइगर्ड बाय द एक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। When the fertilization is complete, then the process starts known as the embryological development. Means the formation of the embryo is known as the embryological development. और आप लोगों को पता है कि fertilization क्या होती है। Fertilization is the fusion of the egg and sperm. Then the process is known as the fertilization. It occurs in 3 stages. That is very important. जब हमारे पास कोई biological development हो रही होती है तो वो बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज नोन एज क्लेविज, द सेकेंड स्टेप इज नोन एज द गैस्ट्रुलेशन एंड द थर्ड स्टेप इज नोन एज द ऑर्गेनोजेनेसिस। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी नोट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीवेज? क्लीवेज इज द डिवीजन ऑफ द जाइगोट इनटू द डॉटर सेल्स। यहाँ पे ये जाइगोट की डिवीजन होके छोटे छोटे डॉटर सेल्स में बन जाना, इसको हमने नाम दिया है क्लीवेज। जब भी स्टूडेंट्स कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो वो किस चीज़ से स्टार्ट होती है? क्लीवेज से स्टार्ट होती है। हमारे पास एक सेल है, एक सेल से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए। ये सारा जो डिवीजन सेल्स की हो रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। नीचे मैं आपको बताऊं भी की, तो अभी आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। सेकेंड जो हमारे पास प्रोसेस होता है दैट इज द गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनटू द डिस्टिंक्ट लेयर्स। पहले वाले स्टेप में हमारे पास सेल्स बने और दूसरे वाले स्टेप में हमारे पास उन सेल्स की अरेंजमेंट होती है, और जब वो सेल्स अरेंज होकर डिफरेंट लेयर्स बना देते हैं, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है गैस्ट्रुलेशन। बेसिकली देयर आर 3 लेयर्स इन द एनिमल्स. The ectoderm outer is known as ectoderm. The word ecto means outer. The middle is known as the mesoderm and the innermost layer is known as the endoderm. अब इन 3 लेयर्स का अपना अपना काम है। एक्टोडर्म अलहदा काम करेगी, मेसोडर्म अलहदा ऑर्गन्स बनाएगी और एंडोडर्म अलहदा ऑर्गन्स बनाएगी। तो स्टूडेंट्स जब ये तीनों लेयर्स बन जाती हैं तो उस टाइम फिर इनका उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, उनको नाम देते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस का। ऑर्गेनोजेनेसिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड द सिस्टम्स। ये इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? ऑर्गेनोजेनेसिस का नाम दिया है। द अबव अकर इन द कॉर्डेट्स, एम्फीबियस एंड एम्फीबियंस। ये हमारे पास तीनों चीज़ें जो हैं एक के बाद दीगरे हो रही होती हैं। पहले क्लीवेज हुआ, फिर गैस्ट्रुलेशन हुई जिसमें जर्म लेयर्स बनी, और उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस हुई जिसमें ऑर्गन्स और ऑर्गन के सिस्टम्स बने। क्लीवेज को हम जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चंस आते होते हैं कि व्हाट इज क्लीवेज? दिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ द जाइगोट रिपीटेडली बाय माइटोसिस इनटू द स्मॉल सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमेर्स। यहाँ पे जो है इनके अंदर अगेन एंड अगेन माइटोसिस हो रही है और दोबारा जो है वो ब्लास्टोमेर्स बन रहे हैं। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है क्लीवेज का। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बताते चलूँ, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइटोसिस और क्लीवेज में क्या फ़र्क है। जैसे कि हम लोगों ने माइटोसिस के अंदर भी यही पढ़ा कि माइटोसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू वेरियस डिफरेंट डॉटर सेल्स, एंड क्लीवेज भी यही है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि क्लीवेज के अंदर माइटोसिस हो रही होती है। मीन्स क्लीवेज इज द ब्रॉडर टर्म, माइटोसिस इज द स्मॉलर टर्म। जब रिपीटेडली माइटोसिस होगी तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है क्लीवेज फॉर्मेशन का। और हमने पढ़ा कि माइटोसिस के अंदर तो थोड़ा सा गैप भी होता है। देयर इज अ गैप नोन एज द इंटरफेस, जिसके अंदर सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन। कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट कंडीशन में चला जाता है, फिर उसके बाद माइटोसिस स्टार्ट करेगा। बट इन द केस ऑफ क्लीवेज देयर इज द प्रोग्रेसिवली डिवीजन एंड दिस इज नोन एज द क्लीवेज। आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इन द क्लीवेज द अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट डिटरमिन्स द टाइप ऑफ क्लीवेज। ये क्लीवेज किस पे डिपेंड कर रही होती है कि उसके अंदर कितनी योक मौजूद है एग के अंदर।
Symmetrical cleavage occurs when there is no or little yolk. Hence, blastomeres of the equal sizes are established. यहाँ पे आप लोगों को अब ये समझ नहीं आ रही होगी कि ब्लास्टोमेर्स क्या होते हैं। जब सेल की क्लीवेज होती है और छोटे छोटे से सेल्स बनते हैं, उसको हमने नाम दिया है ब्लास्टोमेर्स का। ठीक है। Too much yolk at the vegetal pole leads to an unequal cleavage. Smaller size at the animal pole and larger ones at the vegetal pole within the yolk. This causes formation of the micromeres at the animal pole and the macromeres at the वेजिटल पोल। तो ये बात वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा योक होगी तो उसके अंदर क्लीवेज अनइक्वल होगी। बेटे ये भी आप लोग ने याद रखना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब जाइगोट बन रहा होता है, जाइगोट के बाद उसकी क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, तो दो उसके अंदर पोल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द एनिमल पोल, सेकंड इज़ द वेजिटल पोल। जहाँ पे एनिमल पोल है हमेशा वहीं से डिवीजन स्टार्ट होनी है, क्लीवेज स्टार्ट होनी है। वेजिटल पोल इज़ द एरिया ऑफ द लेस डिवीजन, वेयर एज द एनिमल पोल इज़ द एरिया ऑफ द एक्टिव डिवीजन। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास आपको जैसे नाम खुद ही बता रहा है, छोटे छोटे से सेल्स बनेंगे एनिमल पोल पे और वेजिटल पोल पे। तो जो छोटे छोटे सेल्स एनिमल पोल पे बनेंगे उनको माइक्रोमेयर्स बोलेंगे, और जो वेजिटल पोल पे बनेंगे अगर लार्जर इन साइज है तो हम उनको मैक्रोमेयर्स का नाम देते हैं। Cleavage follows a pattern, for example vertical and the horizontal divisions keep alternating. इनके अंदर दो तरह से जो है वो डिविजन्स हो रही होती हैं, वर्टिकल भी हो रही होती हैं एंड हॉरिजेंटल भी हो रही होती हैं। Cleavage results in the formation of the spherical mass of cells which draw away from the center, leaving a fluid cavity in the middle. The mass of the cells is called the blastula and the cavity is called the blastocoel. तो यहाँ पे जो है जैसे सेल्स जो हैं बन रहे होते हैं तो एक दूसरे से दूर होकर एक लेयर्स बना रहे होते हैं, सेंटर में इनमें जगह खाली छोड़ी होती है जिसको हम फ्लूइड कैविटी बोलते हैं। एंड द कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील एंड द मैस ऑफ सेल्स जो उसके अराउंड बने हुए हैं, लेयर्स बना रहे हैं, हमने उसको नाम क्या दिया है, ब्लास्टूला का नाम दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल है, इसके ऊपर वाला सेल का जो एक पोल है उसको हमने एनिमल पोल का नाम दिया, और जो नीचे वाला पोल है दैट इज नोन एज द वर्टिकल, और दो हमारे पास जो नीचे वाला छोटा पोल होगा हम उसको नाम देंगे वेजिटल पोल का। बट द क्लीवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द एनिमल पोल। फर्स्ट डिवीजन इज नोन एज द वर्टिकल डिवीजन, ये आप देख सकते हैं। फिर सेकंड डिवीजन होगी जो हॉरिजेंटल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। इस तरह से जो थर्ड आपकी पिक नज़र आ रही है इसके अंदर आपको डिफरेंट जो है वो इनके अंदर पार्टीशन नज़र आ रही है। नाउ इट कंटेन्स मोर देन 1 और 2 सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके अंदर डिफरेंट सेल्स बनने में नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि इनके अंदर क्लीवेज फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस आता है स्टूडेंट्स, दैट इज द गैस्ट्रुलेशन। द गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गट सिंपली। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गट क्या है। हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट गट है। गट इज द ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव से भी एंड यूरिनरी ट्रैक तक ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक ट्यूब सी फैली हुई है। एलिमेंट्री कनाल, उसको हमने नाम दिया है गट का। हम जो खुराक खाते हैं, हम जो फूड खाते हैं वो किसके ज़रिए से जा रही होती है, वो गट के ज़रिए से नीचे जाती है। Gastrulation involves the process of invagination at one end of the blastula, pushing inwards, resulting in the formation of two-layered cup-shaped gastrula. यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास एक वो प्रोसेस है जहाँ पे इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, ये डायग्राम में देखें। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो दूसरी साइड है गिव्स अस, ये हमें क्या दे रही है, अंदर की तरफ से इन्वेजिनेशन सेल्स की हो रही है। और जब इन्वेजिनेशन है तो ये हमारे पास 2 लेयर कप शेल्स की तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हमने गैस्ट्रूला का नाम दिया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लास्टूला गिव्स अस गैस्ट्रूला, नॉट गैस्ट्रूला गिव्स अस ब्लास्टूला। गॉट इट? The outer layer is the ectoderm that forms the skin and the other structures, while the inner layer forms the inner lining of the gut and the associated structures. तो यहाँ पे आप लोगों को ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि आगे मैं आपको चार्ट में बताऊंगी कि एक्टोडर्म क्या बना रही है, मेसोडर्म क्या बना रही है और एंडोडर्म क्या बना रही है। यहाँ पे आपको 3 लेयर्स, 2 लेयर्स आपको फिलहाल बनी हुई दिखाई दे रही हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। During gastrulation, the blastocele is replaced by the newly cavity called archenterone, जिसको हमने primary gut का नाम दिया है। The blastopore is an exterior opening of the archenterone posterior to the embryo. यहाँ पर एक छोटी सी जो है वो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है कि ब्लास्टोपोर क्या है। स्टूडेंट्स, ब्लास्टोपोर आर्चेंटिरोन कैविटी के बाहर समटाइम एक्सटीरियर छोटी सी ओपनिंग बन जाती है जिसको हमने ब्लास्टोपोर का नाम दिया है।
अब आगे जाकर ये ब्लास्टोपोर अगर डिवेलप करता है माउथ को तो वो बनता है प्रोटीरोस्टोम्स, और अगर ये ब्लास्टोपोर आगे जाके डेवलप करता है एनस को तो वो बनता है ड्यूटीरोस्टोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटीरोस्टोम्स का। प्रोटीरोस्टोम्स में आपके पास जो है एनिलिड्स आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा आ जाते हैं, मोलस्का आ जाते हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। और जब हमारे पास ड्यूटीरोस्टोम्स में आते हैं तो हमारे पास इकाइनोडर्मेटा, ये भी हमारे पास इनवर्टिब्रेट है, लेकिन हमारे पास हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा भी ड्यूटीरोस्टोम्स में आ जाते हैं जो कि कॉर्डेट्स हैं। तो बात कर रहे थे हम, these cells of the gastrula becomes arranged in 3 primary cells called the 3 germ layers named ectoderm, endoderm and the middle layer is known as the mesoderm. The mesoderm is formed by the 2 pouch-like invagination of the archenterone on either side. The rest of the archenterone becomes the endodermal lining of the गट। तो यहाँ पे आर्चेंटिरोन की जो एक सेल्स हैं वो या तो उसकी जो है वो पाउच बना देंगे, या उसके अंदर की जो लाइनिंग है गट की वो भी कौन बनाते हैं, आर्चेंटिरोन के जो हमारे सेल्स होते हैं वो बनाते हैं। ये आ गया जी वो टेबल जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। 3 जर्म लेयर्स बनती हैं ड्यूरिंग द लेट डेवलपमेंट इनटू द वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बाय ऑर्गेनोजेनेसिस। मैंने आपको जैसे पहले स्लाइड में बताया था कि हमारे पास जो वो पहले जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया था उस प्रोसेस को, क्लीवेज फॉर्मेशन, जिसके अंदर माइटोसिस रिपीटेडली हो रही होती है और एक सेल से डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हमने नाम दिया है गैस्ट्रुलेशन का, वही डिफरेंट सेल्स अरेंज्ड होकर बेटे 3 लेयर्स बना देते हैं, आउटर एक्टोडर्म, दरमियानी मेसोडर्म एंड इनर मोस्ट एंडोडर्म। एंड तो यही 3 लेयर्स आगे जाकर फिर ऑर्गन फॉर्मेशन की तैयारी करते हैं, और ऑर्गन फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस का। और ऑर्गेनोजेनेसिस डिफरेंट ऑर्गन्स का बनना। यहाँ पे आपको डिफरेंट जर्म लेयर्स दिखाई हुई हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और यहाँ पे आपको उनके डिफरेंट फंक्शंस दिखाए हुए हैं। जैसा कि एक्टोडर्म का फंक्शन है स्किन, स्केल, हेयर्स, फेदर्स। फेदर्स बर्ड्स में होते हैं, जो यूनिक कैरेक्टर है बर्ड्स का। हाउ बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनिमल्स, तो आप कह सकते हैं कि बर्ड्स कंटेन फेदर्स। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि बर्ड्स को ऊपर विंग्स होते हैं, इस वजह से बर्ड्स जो हैं वो हम उनको बर्ड्स कहते हैं। नो, विंग्स तो हमारे इंसेक्ट्स के पास भी हैं, विंग्स तो बैट के पास भी हैं, लेकिन वो मैमल है, इंसेक्ट्स बर्ड्स नहीं कहलाते। हम फेदर्स जिनके ऊपर होते हैं छोटे छोटे से बर्ड्स, उनको हम बर्ड्स बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये नर्व्स का हमारा हिस्सा बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एक्टोडर्म बनाता है। एड्रिनल मेडोला ये भी एक्टोडर्म बनाता है। एक्टोडर्म का जब भी आपसे काम पूछा जाए स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये बताएंगे कि एक्टोडर्म हमारा बाहर का हिस्सा बनाता है। स्किन एक्टोडर्म से बनती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन का मोस्टली पार्ट किसे बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। जो दूसरा हमारा लेयर होती है दैट इज़ नोन एज मीजोडर्म। मीजोडर्म इज स्ट्राइटेड एंड स्मूथ मसल्स जो है ये बनाती है। कनेक्टिव टिश्यू, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, हर्ट हो गया, किडनीज, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारा कौन बना रही है, मीजोडर्म बना रही है। मीन्स हमारी जिस्म के ज़्यादा ऑर्गन्स किस चीज़ से बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। यही वजह है कि हम जब हायर एनिमल्स और लोअर एनिमल्स की बात करते हैं तो लोअर एनिमल्स के अंदर मीजोडर्म नहीं अराइव थी, देन दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सच एज द हार्ट, प्रॉपरली हार्ट उनके अंदर नहीं था, किडनी नहीं थी, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं था, प्रॉपर उनके अंदर बोन्स नहीं थी, ब्लड नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मीजोडर्म अभी लेयर नहीं बनी थी। जैसे हम हायर एनिमल्स की तरफ मूव करते हैं, एज वी मूव टुवर्ड द हायर एनिमल्स, then the formation of the mesoderm take place and the mesoderm will leads to the different organs such as the heart, such as the kidneys। अब हमारे पास, हम हायर एनिमल्स में आते हैं तो हमारे पास mesoderm है, तो हमारे पास ये सारे organs भी मौजूद हैं। Innermost layer and third layer is known as the endoderm, the lining of the alimentary canal, liver, pancreas, thyroid gland, lining of the trachea, bronchi, lungs, इन सब चीज़ों की जो lining है वो कौन बना रही है, endoderm बना रही है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी इनके अंदर होती हैं। द एम्ब्रियो ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स आर प्रोटेक्टेड बाय द मेम्ब्रेन्स विच डेवलप फ्रॉम टिश्यूज आउटसाइड द एम्ब्रियो इटसेल्फ। ड्राइंग शोज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे हमारे पास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, एनिमल्स को अगर हम कॉर्डेट्स देखें तो कॉर्डेट्स में हमारे पास कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं, फिशिस जिसको हम पाइसिस भी बोलते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स जिसको हम एव्स बोलते हैं, और लास्ट पे क्या आता है, मैमल्स।
इनके अंदर फिर हम डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो उनके एग के ऊपर छोटी सी 3 तरह की लेयर्स होती हैं जो उनके एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन या डेजिकेशन, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन लेयर्स। तो अगर हम फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस की एंड रेप्टाइल्स की, दीज 3 ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर एनएमनियोट्स and birds and mammals are the amniotes. What is the difference between the anemniotes and the amniotes? Anemniotes don't contain the extraembryonic membranes, whereas the amniotes contain the extraembryonic membranes. I hope आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कितनी होती हैं, कहाँ होती हैं और इनका काम क्या है। एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स 3 होती हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हमने नाम दिया है कोरियोन, ये देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज। जो इसके अंदर वाली लेयर होती है उसको हमने नाम दिया है एमनियोन। इनर टू द कोरियोन इज नोन एज एमनियोन। एंड लास्ट वाली जो हमारी तीसरी लेयर होती है उसको हमने नाम दिया है एलेंटॉइस। एंड एलेंटॉइस जो है बेसिकली वेस्ट मटेरियल जो हमारा एम्ब्रियो स्टेज पे जिसका वेस्ट बन रहा है वो किस में स्टोर होगा, एलेंटॉइस में होगा। The embryo is surrounded by the amnion, which encloses the amniotic fluid. The other protective layer is the allantois, and the outer is the chorion. They are separated by the coelomic cavity. Allantois grows towards the chorion to form the allantochorion. ठीक है, allantochorion develops into the placenta. अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास मैमल्स हैं उनके अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है, और ये प्लेसेंटा कौन कौन सी लेयर्स डेवलप करती है, एलेंटोकोरियोन, अंदर वाली एलेंटोइस और बाहर वाली कोरियोन, ये दोनों मिलके क्या बना देती हैं, प्लेसेंटा बना देती हैं। विच कोरियोन, वाइल कोरियोन डेवलप्स फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई विच प्रोजेक्ट्स इनटू द ब्लड स्पेसिस इन द वॉल ऑफ द मदर्स यूट्रस। तो एम्ब्रियो के अंदर से ये बाहर एक खास किस्म की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर आती है जो कि प्लेसेंटा से होती है, और वो कहाँ से जाके मिलती है, वो मदर की जो यूट्रस की स्पेसिस होती हैं वॉल्स की, उनके दरमियान आकर ये मिल जाती है। तो यहाँ पे एक कनेक्शन स्टेबल हो जाता है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर, और इस कनेक्शन के अंदर से सारी जो है वो गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का और जो है वो ब्लड का, सारी चीज़ों का जो है वो एक्सचेंज होता है। दैट मीडियम फॉर एक्सचेंज इज नोन एज द प्लेसेंटा। Placenta provides means by which the fetus obtain oxygen. Important changes occur in the circulation at birth. Suddenly जो है अब ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है ये भी किसके ज़रिए से बाद में की जाती है, उसके बाद ये लंग्स के ज़रिए से की जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो तब वो गैस ले रहा होता है, मीन्स के सांस ले रहा होता है बाय द मदर, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू माँ सांस लेती है तो वो जो गैसेस होती हैं वो बच्चे के थ्रू आ रही होती हैं प्लेसेंटा। और अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अब उसके अंदर प्लेसेंटा का तो वो नहीं होती कनेक्टिविटी, अब उसके अंदर फिर वो काम कौन करता है, लंग्स करते हैं। ठीक है, द लंग्स आर फंक्शनलेस and blood bypass them by flowing through the foramen ovale, a hole which connects right and the left atria, and ductus arteriosus, a vessel linking the pulmonary artery and the aorta. तो यहाँ पे जब ये इनके सारे लंग्स फंक्शनलेस होते हैं तो उनके पास जो है वो ब्लड बाईपास कहाँ से हो रहा होता है, इनके लंग्स के दरमियान, यानी कि एक वॉल्स होता है जिसको हमने फोरामेन ओवेल का नाम दिया है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास आर्टरी एंड एओर्टा के दरमियान जिसको हम डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है क्योंकि लंग्स तो उसके गैस एक्सचेंज कर ही नहीं रहे होते, लेकिन उनके लंग्स के अंदर वो आ रहा होता है ब्लड, तो उसके अंदर होल्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो माँ के थ्रू जो ब्लड है वो अपने लंग्स में लेके जा रहा है और इस तरह से अपने उसको क्या कर रहा है, जो है वो हार्ट के अंदर लेके जा रहा है, सॉरी, और हार्ट के अंदर उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और जैसे ही वो बड़ा होता है तो अब उसके जो ये फोरामेन ओवेल है और ये सारे क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद इनका लंग्स फंक्शनल हो जाता है और लंग्स के ज़रिए से फिर ये क्या करेंगे, अपना सर्कुलेशन करेंगे। हाँ जी, अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो है टेकिंग द फर्स्ट ब्रेथ द फोरामेन एंड डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज, हेंस ऑल ब्लड रिटर्निंग टू द राइट एट्रियम इज सेंट टू द लंग्स। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि जब बच्चा छोटा होगा तो उसके अंदर डक्टस आर्टरियोसिस और दूसरा क्या था हमने पढ़ा था, दूसरा है हमारे पास फोरामेन ओवेल, ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। और अब जो ब्लड मार्ग से पहले हार्ट में आ रहा था थ्रू द होल्स,
अब वो डायरेक्टली किसके थ्रू चला जाएगा, लंग्स के ज़रिए सेंड किया जाता है, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है इन द अल्वियोलाई, और उसके बाद ऑक्सीजनेशन करके जो ब्लड होता है वो किसकी तरफ आता है, हार्ट की तरफ आता है, और फिर उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब हार्ट दोबारा एओर्टा पंप करता है, जब की आवाज़ आती है, तो वो पूरा जो ब्लड है हमारा वो बॉडी की तरफ आता है, उसको हमने बोला है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। तो हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी क्या होती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आगे ये मेटामॉर्फोसिस, आई थिंक हमें आज तक यही हमारा टॉपिक है, हमें क्लोज करना चाहिए। मेटामॉर्फोसिस और इंसेक्ट्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोनल टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपने नोट्स बनाएं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, और कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। आई विल ट्राई टू फुलफिल योर ऑल डिज़ायर्स, योर ऑल विशेस। बस आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।